हेलो एवरीवन, वेलकम टू फर्स्ट एपिसोड ऑफ द इंटर्न्स पॉडकास्ट। और आज इस एपिसोड में हमारे साथ हैं आशुतोष भैया। आशुतोष पांडे भैया अब मेरे सीनियर है कॉलेज के। पॉइंट ब्लैंक इन्होंने फाउंड किया, जो कि एक कोडिंग क्लब है जिसमें से बहुत सारे जो बेंगलोर के अच्छे कोडर्स निकल के आए हैं। आशुतोष भैया करेंटली एक कंपाइलर इंजीनियर है AMD में। इन्होंने 2019 में SIH विनर बने थे इन हार्डवेयर कैटेगरी और इन्होंने 2 बार GSOC क्लियर किया है एज अ कंट्रीब्यूटर। भैया वेलकम टू आवर पॉडकास्ट। थैंक यू ऋतिक। भैया आप अपने कुछ इंटर्नशिप्स के बारे में बताइए। कुछ एक ये चीज जो आपके बारे में हम लोग हमेशा सुनते हैं कि आपके 4 इयर्स के इंजीनियरिंग आपने कितने टोटल इंटर्नशिप्स किए? तो मैंने अपने 4 साल के इंजीनियरिंग में टोटली 7 इंटर्नशिप्स किए हैं। अगर सारे एक्सपीरियंसेस ओपन सोर्स एक्सपीरियंसेस को जोड़ दिया जाए तो मंथ्स के टर्म में 48 मंथ्स इंजीनियरिंग में लगभग 55 महीने मैंने इंटर्नशिप्स किए हैं। और ये भी कई अलग टाइप के इंटर्नशिप्स थे। कुछ इन ऑफिस थे, कुछ ओपन सोर्स थे, कुछ रिमोट थे। तो इस तरह से मुझे वेरिड एक्सपीरियंस मिला है। तो भैया ये जो आपका 4 ईयर के इंजीनियरिंग में 55 मंथ्स का जो आपका कंप्लीट इंटर्नशिप था, ये कैसे पॉसिबल हो पाया? लाइक आप डे एंड नाइट अलग अलग इंटर्नशिप्स करते थे, एट अ सेम टाइम 2 इंटर्नशिप्स करते थे, या फिर मतलब ये पॉसिबल कैसे हो पाया? ये बहुत अमेजिंग लगता है किसी एक स्टूडेंट के लिए। तो मेनली मैं ये कहूँगा कि अगर 2 इंटर्नशिप साथ में कर रहे हो तो एक को रिमोट होना पड़ता है। और मैं इसको रिकमेंड नहीं करूँगा किसी को भी, क्योंकि बहुत ज़्यादा वर्कलोड होता है। बट मेनली जब मैंने FSF के साथ काम किया था तो वो US टाइम जोन पे चल रहा था, और उस टाइम में AMD का इंटर्नशिप मेरा उसके बाद लगा। लेकिन FSF वाले का मेरे पास कॉन्ट्रैक्ट था कि 6 महीने पूरे करने हैं, तो वो मुझे करने में इंटरेस्ट भी था। बट उसमें ये था कि FSF वाला इंटर्नशिप रिमोट था और उसका वीकली हम लोग फॉलो अप करते थे, और AMD का डेली ऑफिस में था। तो अगर आपका इंटर्नशिप कॉन्ट्रैक्ट ये अलाउ करता है कि आप 2 इंटर्नशिप एक साथ करें, या उसके वर्क आवर्स फ्लेक्सिबल होते हैं, तो आप ऐसा कर सकते हैं। बट मैं यही कहूँगा कि ऑलवेज रीड योर कॉन्ट्रैक्ट। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो मतलब एक साथ में 2 इंटर्नशिप्स भी करते हैं और अलग अलग कंपनीज को पता नहीं लगने देते, ऐसे भी करते हैं मतलब इंटर्नशिप्स करने के लिए। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ये भी ट्राई किए। तो आप भी ट्राई किए हैं पहले, लाइक AMD के साथ नहीं, पहले किसी दूसरे इंटर्नशिप्स? नहीं, मैं दूसरों के साथ ट्राई नहीं किया हूँ, इसीलिए क्योंकि एक तो जैसे इसमें आपको इंटर्नशिप का डेफिनेशन थोड़ा स्ट्रेच करना पड़ेगा कि आप क्या चीज को इंटर्नशिप में काउंट करते हो। अगर आप बस एक ऑफिस जॉब, मतलब जो पार्ट टाइम है, जो स्टूडेंट के लिए डिजाइन जॉब है 3 महीने का या 6 महीने का, क्या आप उसी को इंटर्नशिप कंसीडर करते हो? या आप GSOC या LFX जैसे प्रोग्राम्स जिसमें ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन करना रहता है, वो टेक्निकली इंटर्नशिप नहीं है। बट जिस टाइप का एक्सपीरियंस आपको इंटर्नशिप से मिलता है, उसी टाइप का एक्सपीरियंस आपको ओपन सोर्स प्रोग्राम्स से मिलता है। और डिफरेंस ये है कि ओपन सोर्स प्रोग्राम्स में कभी कोई लिमिटेशन नहीं रहता है कि आप उस टाइम में कुछ और नहीं कर सकते। तो मैं हमेशा यही कहता हूँ कि लॉ के राइट साइड पे रहना चाहिए। और कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट इधर आपका मेन पैरामीटर है कि अगर आप एक कंपनी में काम कर रहे हो और अगर आप कोई और काम कर रहे हो, तो सबसे पहला तो टाइम का ओवरलैप नहीं होना चाहिए, और अगर वो नहीं है तो दूसरा वर्क का ओवरलैप नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर आपने गलती से भी एक कंपनी के टेक्नोलॉजीज को या टेक्निक्स को दूसरे जगह यूज किया तो वो एक मेजर प्रॉब्लम हो सकता है। तो इसीलिए ये सब चेक करके और आगे बढ़ना चाहिए। आपकी जो कोई इंटर्नशिप की जर्नी थी वो लाइक मींस स्टार्ट कैसे हुई थी? और जो फर्स्ट इंटर्नशिप होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि एज ऑफ करंट इंटर्नशिप मार्केट बहुत ही ज्यादा कॉम्पिटिटिव है, तो फर्स्ट इंटर्नशिप लेना बहुत मुश्किल होता है। तो आपका जो फर्स्ट इंटर्नशिप था वो कैसे स्टार्ट हुआ, उसकी जर्नी अगर आप बता सकें। हाँ सर, तो पहले 2 साल कॉलेज में मैं कॉलेज के एरो डिजाइन टीम में था, आर्किस। तो ये एक ऐसी टीम है जो ड्रोन्स बनाती है, मतलब अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स। और मैं भी स्टूडेंट्स को यही कहूँगा कि अगर आपके कॉलेज में कोई ऐसी टीम है, मतलब जो कॉम्पिटिशन्स में पार्ट लेती है या इस तरह के इवेंट्स में जाती है, तो वो एक अच्छा स्टार्टिंग पॉइंट हो सकता है बिगिनर के लिए, कि इनका रिक्वायरमेंट्स लोअर होता है। तो मेरा पहला प्रॉपर इंटर्नशिप था वो मतलब सेकेंड ईयर के बिगिनिंग में मुझे लगा एलिमेंट 14 के साथ। तो फर्स्ट इंटर्नशिप में ऑब्वियसली आपके पास कोई और प्रायर वर्क एक्सपीरियंस नहीं होता है, और ये एक चिकन एंड एग प्रॉब्लम हो जाती है कि इंटर्नशिप मिलने के लिए वर्क एक्सपीरियंस चाहिए और वर्क एक्सपीरियंस मिलने के लिए इंटर्नशिप करना पड़ता है। तो उससे ब्रेकआउट करने के लिए क्या किया था कि मेरे पास कुछ अच्छे प्रोजेक्ट्स थे, कुछ ओपन सोर्स एक्सपीरियंस था, और बेसिकली एलिमेंट 14
की ओपन सोर्स कम्युनिटी थी, तो उधर मैं एक्टिव कंट्रीब्यूटर था। तो उन लोगों ने एक बार रास्पबेरी पाई का एक नया बोर्ड रिलीज किया था। तो वो लोग 20 लोगों को ढूंढ रहे थे जो उस बोर्ड को टेस्ट कर सकता है, क्योंकि नया हार्डवेयर आता है तो किसी को उसको टेस्ट करना पड़ता है, बेंचमार्क करना पड़ता है कि कैसा परफॉर्म कर रहा है। तो उसके लिए मैं अप्लाई किया और वो मुझे एक बोर्ड भेज दिए। उस पर मैंने एक लंबा सा रिव्यू लिखा और अगले बार जब उनका एक इंटर्नशिप का एप्लीकेशन खुला तो उसके बारे में मैंने लिखा कि एलिमेंट 14 के साथ मैंने ये किया है। और उसके बाद मुझे चांस मिला उन लोगों के साथ पहला इंटर्नशिप करने का। तो इन शॉर्ट में यही कहूँगा कि बिल्ड अप सम काइंड ऑफ एक्सपीरियंस। ओपन सोर्स इज अ ग्रेट वे, हैकाथॉन्स भी एक अच्छा जरिया है, प्रोजेक्ट्स भी कर सकते हो, अगर आप साइबर सिक्योरिटी में है तो CTFs भी कर सकते हो। इस तरह के बहुत सारे इवेंट्स होते हैं जिसमें आप पार्ट ले सकते हो थोड़ा अपने CV को बनाने के लिए। एंड भैया आपका GSOC पहले हुआ या मींस इंटर्नशिप फर्स्ट इंटर्नशिप का जर्नी फर्स्ट? तो मुझे अपना पहला इंटर्नशिप, टाइमलाइन ये है कि मुझे पहला इंटर्नशिप एलिमेंट 14 में लगा। वो स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन जीतने के 1 महीने बाद था। स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन में मैंने सेकेंड ईयर में पार्ट लिया, उसके बाद लगा। और उसके स्लाइटली देर बाद मैंने GSOC में अप्लाई किया। तो GSOC मैंने 3rd ईयर में किया और उसके बाद मैंने लिनक्स फाउंडेशन के साथ काम किया LFX में, और उसके बाद IIMD और FSF। तो ये ऑर्डर था। ओके, हाँ, इंटर्नशिप से रिलेटेड एक जो कॉमन क्वेश्चन रहता है वो बहुत सारे स्टूडेंट्स को नहीं मालूम रहता है कि व्हाट इज द एक्चुअल इंपॉर्टेंस ऑफ इंटर्नशिप एंड हाउ दे शेप योर करियर। तो मैं ये कहूँगा कि एक स्टूडेंट के रेज्यूमे में 4-5 कंपोनेंट होते हैं मेनली, जिस पे रिक्रूटर आपको जज करता है। तो वो आपके टेक्निकल स्किल्स, आपके प्रोजेक्ट्स, आपका ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशंस, आपका DSA SEP का जो भी प्रोफाइल है, आपके दूसरे अचीवमेंट्स और आपके इंटर्नशिप्स। तो उसमें क्या होता है कि कोई भी कंपनी जो आपको फर्स्ट जॉब दे रही है वो आप पर एक बेसिकली आप पे गैम्बल ले रही है, क्योंकि आपने कभी किसी और के लिए फुल टाइम काम किया नहीं है। तो आपके पास वो स्किल्स हैं या नहीं काम करने के लिए, क्योंकि बहुत सारी चीजें होती हैं जो स्टूडेंट्स को नहीं मालूम होती है फुल टाइम जॉब के बारे में। जैसे आपने सपोज घर पे एक प्रोजेक्ट बनाया, तो आपके प्रोजेक्ट में कुछ 1000 लाइन कोड होंगे जिसको आप खुद ही मैनुअली एडिट कर सकते हो सकता है आपको डीबगर ना यूज करना है, हो सकता है आपको गिट या गिटहब अच्छे से ना यूज करना है, आपको वर्जन कंट्रोल के बारे में ना है, या आपको CI/CD प्रोसेस कैसे काम करती है ये सब ना है। तो कोई भी एक सॉफ्टवेयर कंपनी में आप काम कर लो तो ये एक बेस स्किल है जो आप सीख लेते हो। तो इंटर्नशिप्स बेसिकली आपके एम्प्लॉयर को ये कहती है कि इस बंदे ने या इस लड़की ने इधर काम किया है, उसने 3-4 महीने सक्सेसफुली काम किया है, उसने कुछ कंट्रीब्यूट किया है और उसने सक्सेसफुली उसको कंप्लीट किया है। तो बेसिकली ये एक बहुत अच्छा प्रॉक्सी है कंपनी के लिए ये डिटरमिन करने के लिए कि क्या आप काम कर सकते हो नहीं। और स्टूडेंट पर्सपेक्टिव से अगर आप कहीं पे काम कर रहे हो तो आपके अगले 3-4 साल को इम्पैक्ट कर सकता है। तो इंटर्नशिप इज अ ग्रेट वे टू ट्राई बिफोर यू बाई। मतलब 3 साल में अगर आप हर 3 महीने पे जॉब क्विट करोगे तो आपका प्रोफाइल बहुत ही गंदा होगा और आपको कोई हायर नहीं करेगा। लेकिन इंटर्नशिप एक ऐसा तरीका है कि हर 3 महीने 6 महीने पर आप एक नया कंपनी ट्राई कर सकते हो। आप देख सकते हो कि क्या मुझे इस टाइप का वर्क पसंद है, क्या मुझे ये वर्क कल्चर पसंद है, और उस तरह से आप डिसाइड कर सकते हो कि क्या मुझे जिंदगी भर के लिए यही करना है या नहीं। तो यही फायदा है। ये तो बात होगी भैया कि इंटर्नशिप लगने से पहले की, बट इंटर्नशिप्स लगने के बाद कैसे आप मतलब उस इंटर्नशिप का मोस्ट आउट ऑफ निकाल सकते हैं, कैसे उस इंटर्नशिप से बहुत कुछ लर्निंग ले सकते हैं, या फिर उस इंटर्नशिप को एज अ PPO कन्वर्ट कर सकते हैं। आई होप आपकी जो AMD की इंटर्नशिप थी वो भी फ्यूचर में PPO कन्वर्ट हुई। तो ये क्या आप अंदर वहाँ इंटर्नशिप जर्नी में कर सकते हैं जिससे ये चीजें हो पाए? हाँ, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि बहुत सारे लोग ये एडवाइस देते हैं कि इंटर्नशिप क्रैक कैसे करना है, लेकिन इंटर्नशिप अच्छे से कैसे करना है ये आर्ग्यूएबली ज्यादा इम्पोर्टेंट है, इंटर्नशिप लगने से भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो एज एन इंटर्न आपको 2 चीजें रियलाइज करना है कि एक तो आप इमीडिएटली आप असेट नहीं हो कंपनी के लिए, आप लायबिलिटी हो, और दूसरा कि आपको काम खुद सीक आउट करना है। जब आप एक कोई भी टीम ज्वाइन करते हो तो उस टीम में ऑलरेडी प्रोसेसेस रहती हैं
XYZ सॉफ्टवेयर के लिए कोई 1% डेडिकेटेड रहता है, CI/CD के लिए 1% डेडिकेटेड रहता है, कोड रिव्यू के लिए कुछ लोग रहते हैं, QA के लिए कुछ लोग रहते हैं, और आप एज इंटर्न एंटर करते हो। तो अपने आप को इम्पोर्टेंट बनाना, अपने आप को एक उसका इम्पोर्टेंट कंपोनेंट बनाना, वो आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसका मतलब कि कभी कभी आपके बॉस आपको एक्टिवली काम नहीं देंगे, तो इंटर्न्स को इनहेरेंटली सब लोग डिस्ट्रस्ट करता है, बट यू हैव टू गो सीक आउट वर्क। आपको ढूंढना पड़ेगा कि कैसे मैं अपने आप को इम्पोर्टेंट बना सकता हूँ। आपको कोड बेस पढ़ना पड़ेगा, आपको तरीके ढूंढने होंगे कि मैं कैसे कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ। जैसे इंटर्न्स का एक ये रहता है माइंड में कि हम लोग जूनियर हैं, हम लोग के पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, तो उनको बैकग्राउंड में रहना चाहिए। बट आई थिंक कि जैसे टीम मीटिंग्स में पार्टिसिपेट करना, रेगुलरली अपना कुछ इंफॉर्मेशन कंट्रीब्यूट करना, टीम मेंबर्स को हेल्प करना, अपने साइड से कुछ क्वालिटी ऑफ लाइफ फिक्सेस, मतलब हो सकता है कि तुमने कोई टेस्ट केस देखा जो सही तरीके से नहीं लिखा हुआ है, तो उसको चुपचाप आपने रिफैक्टर करके दोबारा सबमिट कर दिया बिना किसी के पूछे भी। तो अगर कभी कुछ डाउट हो तो पूछ के देखो। और इसमें मैं एक ये कहूंगा कि आपके इमीडिएट सीनियर्स अच्छे रिसोर्स हैं। यू कैन टॉक टू योर सीनियर्स, यू कैन टॉक टू अदर इंटर्न्स, यू कैन ऑल्सो टॉक टू योर मैनेजर। बट मेनली मैं यही कहूंगा कि बात करने से ही बात बनती है, तो बात करके देखो, मेक एन इम्पैक्ट। और एज एन इंटर्न आपको यू हैव टू हिट द ग्राउंड रनिंग, मतलब आपके पास बस 3 महीने है, 6 महीने है, तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी, दूसरे लोगों से थोड़ा ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, बट इट इज वर्थ इट। और इंटर्नशिप जब आप कहीं कर रहे हैं तो वहां पे कैसे जज करें कि ये कंपनी आपके लिए वर्क करने लायक है या नहीं? मतलब वर्क कल्चर जो है वो इंटर्नशिप पीरियड में आप कैसे डिसाइड करें कि आप फ्यूचर में इस इंटर्नशिप के बाद आप फुल टाइम इस कंपनी में जॉब करेंगे या नहीं? तो ये जज करने के कई पैरामीटर्स होते हैं कि आपके लिए इम्पोर्टेंट क्या है वर्क लाइफ बैलेंस में, टीम कल्चर में, आपके लिए क्या इम्पोर्टेंट है। से मैं अपने लिए पर्सनली बता रहा हूँ कि मेरे लिए क्या इम्पोर्टेंट है कि मेरे वर्क को सीरियसली लिया जाए। तो जब मैं इंटर्न था तो मैंने अपने टीम के लिए, मेरे मैनेजर ने मुझे एक काम दिया था कि हमारे कंपाइलर में एक नए लैंग्वेज का सपोर्ट चेक करना है कि इसको डालना चाहिए नहीं, जूलिया लैंग्वेज को। तो उस पर मैंने रिपोर्ट बनाया और उन्होंने एक मीटिंग ऑर्गेनाइज की अपनी और 2-3 और प्रिंसिपल इंजीनियरों को बुला करके, और 1 घंटा तक मैंने अपना रिपोर्ट एक्सप्लेन किया और वो लोग चुपचाप बैठ के सुने। तो मुझे ये लगा कि जैसे बस मेरे लिए, तब मैंने अपने बॉस को एक दिन बोला कि ये एक नया सॉफ्टवेयर आया है, इसको मैं टीम को दिखाना चाहता हूँ। तो ही अगेन ऑर्गेनाइज्ड अ मीटिंग जस्ट टू शो दैट टू अदर्स। तो आई फेल्ट कि इस टीम में मेरे लिए एक जगह है, मेरे ओपिनियन को सीरियसली लिया जाता है, तो वो मेरे लिए इम्पोर्टेंट था। दूसरा चीज मैंने ये देखा है कि वर्क लाइफ बैलेंस में कि ऑफ इज ऑफ, मतलब फ्राइडे इवनिंग के बाद क्या होता है। तो मैं ऑलवेज ये देखता था कि फ्राइडे इवनिंग या फ्राइडे आफ्टरनून को अगर कुछ भी आता था तो मेरे बॉस बोलते थे कि ठीक है मंडे को देखेंगे। कभी किसी को एनकरेज नहीं किया जाता था कि आप सैटरडे को काम करो या संडे को काम करो या रात को 8 बजे काम करो। हाँ, बस जब रिलीज होता है प्रोडक्ट का साल में 1-2 बार, उसमें 1-2 हफ्ते कभी कभी लंबे करने पड़ते हैं, बट कभी भी ओवरवर्क एनकरेज नहीं था। तो मुझे लगता है कि ये वर्क लाइफ बैलेंस एक बहुत अंडररेटेड चीज है, क्योंकि स्टार्टिंग में कई लोगों को लगता है यार पैसा देंगे तो काम कर लेंगे, कितना भी काम करना होगा, बट ऐसा नहीं होता है। क्योंकि आप जब स्टूडेंट रहते हो तो आपके लाइफ में बहुत कुछ होता है। आपके लाइफ में कॉलेज होता है, प्रोजेक्ट्स होते हैं, दोस्त होते हैं, आपका इंटर्नशिप होता है, आपकी फैमिली होती है, टूर्स रहते हैं, घूमना फिरना रहता है। बट जब आप जॉब में आ जाते हो तो आपका 80% लाइफ आपकी जॉब हो जाती है। आपके पास अपने लिए बस वीकेंड रहता है। तो अगर आपकी कंपनी उतने को भी नहीं रिस्पेक्ट कर सकती है तो सूनर और लेटर यू विल फील द हीट एंड यू विल क्विट। तो वर्क लाइफ बैलेंस इंपॉर्टेंट होता है। तो मेनली आप देखिए कि क्या रिस्पेक्टफुल कल्चर है। अगर आपके बॉस या टीम मेंबर्स किसी और पे चिल्ला रहे हैं तो वो कल आप भी हो सकता है। तो वो म्यूचुअल रिस्पेक्ट फॉर टाइम और रिस्पेक्ट फॉर प्रोसेसेस को, इन सारी चीजों को देख करके और ये चॉइस करना चाहिए। एंड भैया, जैसे कि आप अपना जर्नी बताइए कि आप जीसॉक करते थे और जीसॉक के साथ फिर इंटर्नशिप भी करते थे, तो उस टाइम पे एक ऑफलाइन इंटर्नशिप, एक रिमोट इंटर्नशिप, आप अपना टाइम मैनेजमेंट कैसे करते थे? मतलब टाइम मैनेजमेंट कोई एक स्टूडेंट है, कोई इंटर्नशिप्स कर रहा है तो अपने लाइफ में कैसे करे, कॉलेज और अदर चीजों को लेके?
हाँ, तो इसके लिए जनरली मैं यही कहूंगा कि एक जनरल फॉर्मूला दिया जाता है कि 3 चीजें कर सकते हो, या तो 3 चीजें में से 2 चीजें कर सकते हो, या तो सो सकते हो, या सोशलाइज कर सकते हो, या एंजॉय कर सकते हो। मतलब ये काम कर सकते हो या एंजॉय कर सकते हो। तो इधर अगर तुम काम कर रहे हो और सोशलाइज कर रहे हो तो सोने को नहीं मिलेगा, अगर सो रहे हो और काम कर रहे हो तो सोशलाइज करने को नहीं मिलेगा। तो इस तरह से एक ना एक ट्रेड ऑफ होता है। पर उसमें मैं ये कहूंगा ना कि एक कैलेंडर सिस्टम आपके पास होना चाहिए। जैसे कई लोग ये करते हैं कि गूगल कैलेंडर या कोई ऐसा सॉफ्टवेयर रहता है तो उसमें अपने डे को ब्लॉक्स में डिवाइड कर देते हैं कि मुझे इस टाइम पे यही करना है। एक चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है वो है टाइम और प्रोसेस का सेपरेशन। जैसे आप ऑफिस में हो, ऑफिस का काम कर रहे हो, तो आपको बस ऑफिस का काम करना चाहिए। जिस मोमेंट में आप एक जगह के काम को दूसरे जगह ले आने लगे, आपका बैलेंस गड़बड़ होते जाएगा। तो वो बैलेंस क्या है वो आपको डिटरमिन करना है, क्योंकि अलग वर्क का अलग डिमांड होता है। जैसे जो रिमोट वर्क है या ओपन सोर्स वर्क है वो आप वीकेंड्स में भी कर सकते हो, बट उसमें आपके पास सेल्फ डिसिप्लिन होना चाहिए कि अगर आपको वीकेंड में करना है तो आपको उस वीकेंड में करना ही है। आपको एंजॉय, आप कुछ और नहीं कर सकते। तो वो एक डिसिप्लिन रहता है, और उसी में आपको रियलिस्टिक रहना पड़ेगा कि जैसे अगर आप एक हफ्ता काम चला सकते हो 4-5 घंटे सो करके, लेकिन उससे ज्यादा नहीं, आपकी हेल्थ खराब हो जाएगी। अगर आप 1 वीक में 2 वीक में कभी एक दिन भी अपने लिए ऑफ नहीं लिए, एंजॉय नहीं किए, तो सूनर और लेटर वो वापस आ जाएगा। तो आपको अपना दिन देखना पड़ता है। जैसे कि मैं अपना दिन ऐसे स्ट्रक्चर करता था कि जो सबसे मेंटली डिमांडिंग जो वर्क रहता था वो मैं मॉर्निंग में करता था, और बाकी जो कंपनी का जो फालतू का काम रहता है, जैसे मेल लिखना है, नोट्स लिखना है, डॉक्यूमेंटेशन लिखना, वो सब मैं थोड़ा इवनिंग के लिए रखता था। तो आप अपने शेड्यूल को बनाओ, रेगुलर रहो। जैसे सेम टाइम पे जागना, सेम टाइम पे खाना, सेम टाइम पे सोना, थोड़ा रेगुलरिटी और डिसिप्लिन की जरूरत होती है। और दूसरा कि मैं जनरली ये कहूंगा कि दोनों में से कोई एक एंटिटी को फ्लेक्सिबल होना चाहिए, क्योंकि आपका जो कॉलेज चल रहा है तो आपका कॉलेज एकदम नॉन निगोशिएबल है। कॉलेज को जब एग्जाम कराना रहेगा तब एग्जाम होके ही रहेगा। तो उसमें आपकी जो इंटर्नशिप वाली कंपनी है, दे मस्ट बी विलिंग टू अकोमोडेट कि ठीक है 3 दिन एग्जाम है तो 3 दिन मत आओ। तो उतना आपको दोनों साइड से बात करनी होगी और एडजस्ट कराना होगा।